हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हम अपनी जीव विज्ञान की क्लास में अपनी तरफ से और अपने सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। तीसरे चैप्टर को हम पूरा पढ़ चुके हैं कि क्या होते हैं शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और उनमें पीढ़े एकांतरण किस तरह पाया जाता है। आज हम पूरे पाठ का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन, किन चीज़ों के बारे में क्या पढ़ा हमने थोड़ा बहुत, और उसके बारे में, जिससे कि यह एक खाका हमारे दिमाग में सेट हो जाए कि हम पूरे पाठ में हमें क्या समझने में आया, हम किन किन चीज़ों के बारे में हमने पूरे पाठ में पढ़ा। मैं आपका बायोलॉजी शिक्षक SN वर्मा। चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी तो पढ़ा था कि वर्गीकरण क्या होता है। वर्गीकरण के बारे में पढ़ा गया था, और यह जो वर्गीकरण होता है वह तीन तरह का हमने शुरुआत में पढ़ा था कि 3 तरह का वर्गीकरण होता है। एक को कहते हैं कृत्रिम वर्गीकरण, दूसरे को कहते हैं प्राकृतिक वर्गीकरण, और तीसरा जो होता है वो जातिवृत्तीय वर्गीकरण होता है। 3 तरह के वर्गीकरण हमने पढ़े हैं पाठ की शुरुआत में। कृत्रिम वर्गीकरण में हमने देखा कि यह वर्गीकरण जो किया जाता है वह पौधों की बाह्य संरचना, जैसे उसका रंग, उसके शारीरिक लक्षण, उसके जो पुमंग होते हैं उनके बनावट के आधार पर किया जाता है। और इस वर्गीकरण को किया था सबसे पहले लिनियस ने। कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक तथा लैंगिक जो गुण होते हैं दोनों समान होते हैं, और चूँकि कायिक गुण बदलते रहते हैं इसलिए यह वर्गीकरण जो है बहुत उपयोगी नहीं रहा। बाद में इस पर मान्यता नहीं मिली इसे। दूसरे तरह का जो वर्गीकरण होता है प्राकृतिक वर्गीकरण। प्राकृतिक वर्गीकरण जो है वह जीवों में प्राकृतिक संबंधों, बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों, जैसे उसकी रचना, भ्रूण विज्ञान और पादप रसायन, इन सब चीज़ों पर आधारित था। और जो पुष्पी पादप होते हैं उनमें प्राकृतिक वर्गीकरण किया गया, और उनके प्राकृतिक वर्गीकरण को जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था। जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने पौधों का किस प्रकार का वर्गीकरण दिया था? प्राकृतिक वर्गीकरण। तीसरे तरह का वर्गीकरण जो होता है वह जातवृत्तीय वर्गीकरण होता है। जातवृत्तीय वर्गीकरण में क्या होता है कि इसमें जीवों का जो विकासीय संबंध होता है उसको आधार बनाया जाता है वर्गीकरण करने के लिए, और यह वर्गीकरण वर्तमान में माना भी जाता है, इसे हम स्वीकार करते हैं। और इससे यह पता चलता है कि समान टैक्सा में जो जीव हैं उनके पूर्वज एक ही थे, या वह जीव जो एक समान टैक्सा में उपस्थित हैं उनके एक पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं। इसके अलावा भी सांख्यिकी और कंप्यूटर आधारित वर्गीकरण हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने देखा कि शैवाल क्या होते हैं। अपने पाठ में हमने देखा कि शैवाल क्या होते हैं। पहले शैवालों के लक्षण पढ़े कि शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थैलायड संरचना होते हैं जो कि स्वपोषी होते हैं, मुख्यतः जलीय होते हैं, कुछ और भी वास स्थानों पर पाए जाते हैं, सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं, कॉलोनी के रूप में रहते हैं जैसे कि वालवाक्स, और कभी कभी स्वतंत्र तंत्र के रूप में भी पाए जाते हैं जैसे कि स्पायरोगायरा यूलोथेरिक्स। कुछ पौधे छोटे छोटे होते हैं शैवालों के, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो कि बहुत विशालकाय होते हैं जैसे कि केल्प। जनन की विधि हमने पढ़ी थी कि जनन के लिए सामान्यतः जूस्पोर होते हैं जिनमें फ्लैजेला होता है, और यह चलायमान होते हैं और अंकुरित होकर पौधे का निर्माण करते हैं और अगुणित रहते हैं। लैंगिक जनन में 2 युग्मकों संलयन द्वारा 2 प्रकार के युग्मक संलयन करके युग्मनज बनाते हैं, और उनमें मियासिस होता है तो अगुणित बीजाणु बनता है जिससे नए पौधे का जन्म होता है। इनमें जो युग्मकों का संलयन होता है वह लैंगिक जनन उसी आधार पर 2 प्रकार का होता है। एक होता है समयुग्मकी आइसोगैमस, दूसरा होता है विषमयुग्मकी। समयुग्मकी में दोनों जो युग्मक होते हैं वह समान आकार के होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि समयुग्मकी में कि उनमें फ्लैजेला रहेगा, तो फ्लैजेला युक्त समयुग्मकी लैंगिक जनन भी हो सकता है जैसे कि यूलोथेरिक्स में, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें फ्लैजेला नहीं रहता है, उसे भी हम फ्लैजेला विहीन समयुग्मकी संलयन या लैंगिक जनन कहते हैं, यह पाया जाता है स्पायरोगायरा में। दूसरे तरह का जो युग्मक जनन होता है शैवालों में वह यह होता है विषम युग्मकी। विषम युग्मकी में क्या होता है
कि जो छोटा वाला होता है वह नर होता है और जो बड़ा वाला होता है बिना फ्लैजला के वह मादा युग्मक होता है। छोटे वाले में फ्लैजला पाया जाता है। इस फ्लैजला के सहारे या चल करके जो है पहुंच जाते हैं अपने मादा युग्मक के पास और वहाँ संलयन होते हैं। तो बड़ा वाला अचल होता है, उसमें फ्लैजला नहीं पाया जाता है विषम युग्मक की संलयन में, और छोटा वाला वह चलायमान होता है, उसमें फ्लैजला पाया जाता है। इस तरह के संलयन को हम विषम युग्मकी संलयन कहते हैं। और इस तरह का जो संलयन देखते हैं वह हम वॉलवॉक्स और फ्यूकस में देखने को पाते हैं। अगर हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें, शैवालों के आर्थिक महत्व की बात करें, तो यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रकाश संश्लेषण करने वाले पौधे होते हैं शैवाल। मतलब पृथ्वी पर कोई प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक करने वाला पौधा है तो वह शैवाल होते हैं, और इसलिए सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड स्थिर करते हैं। और जितना कार्बन डाइऑक्साइड टोटल स्थिर होती है उसका आधा भाग यह शैवाल ही करते हैं। यह अपने वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बढ़ा देते हैं, इन प्रकाश संश्लेषण अधिक करते हैं चूँकि। तो यह प्राथमिक उत्पादक हैं और पानी में पाए जाते हैं। तो पूरा जलीय वातावरण का जो आधारभूत भोज्य पदार्थों को प्राप्त करने का आधार है वह शैवाल होते हैं। जलीय वातावरण में जो जीव पाए जाते हैं उनके लिए कुछ शैवाल हैं जैसे पोरफायरा, लैमिनेरिया, सारगैसम, इनकी बहुत सी जातियाँ वह भोजन के रूप में भी उपयोग की जाती हैं। और भूरे तथा लाल शैवाल जो है वह उनसे मुख्य रूप से लाल शैवाल से कैरागीन उत्पन्न होता है जो कि बहुत ही उपयोगी होता है। लाल शैवालों से जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया जो है वह उससे एगार प्राप्त होता है। जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया लाल शैवाल हैं जिनसे एगार प्राप्त होता है। यह सूक्ष्म जीवों के संवर्धन व आइसक्रीम इन सब के निर्माण में काम आता है। उसके बाद क्लोरेला और स्पाइरुलिना के बारे में पढ़ा कि क्लोरेला क्या होता है, स्पाइरुलिना क्या होता है। यह एक कोशिकीय शैवाल होते हैं जिनमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, और इनमें अधिक मात्रा में प्रोटीन उत्पन्न होने के कारण इनका उपयोग हम अंतरिक्ष यात्रियों के भोजन के रूप में भी करते हैं। शैवाल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है क्लोरोफाइसी, दूसरा होता है फियोफाइसी, तीसरा होता है रोडोफाइसी। अब एक एक समूह के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि किसमें किस तरह के लक्षण पाए जाते हैं, क्यों उसे हम क्लोरोफाइसी में रखते हैं, क्यों फियोफाइसी में रखते हैं, क्यों रोडोफाइसी में रखते हैं। क्लोरोफाइसी हरे शैवाल होते हैं, एकदम हरी घास की तरह। इनमें जो मुख्य क्लोरोफिल होता है वह क्लोरोफिल ए और बी होता है, जिसके कारण हरे दिखाई देते हैं। और जो क्लोरोफिल के आकार होते हैं इनमें वह डिस्क के आकार के हो सकते हैं, जाल के आकार के हो सकते हैं, रिबन, सर्पिल किसी आकार के हो सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफाइसी का जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें एक या एक से अधिक पायरिनाइड पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि पायरिनाइड जो है वह स्टार्च के कण होते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट के साथ ही लगे रहते हैं। कुछ शैवाल ऐसे भी होते हैं क्लोरोफाइसी के जो कि अपने भोजन का संचय, या पायरिनाइड क्या है, भोजन का संचय है। जो अधिक भोजन हो जाता है उसे शैवाल स्टार्च के रूप में संचित कर लेते हैं और इस कण को हम पायरिनाइड कहते हैं। कुछ शैवाल होते हैं जो कि पायरिनाइड के रूप में न संचित करके, पायरिनाइड मतलब स्टार्च के रूप में न संचित करके तेल की बूंदों के रूप में अपना भोजन संचय भी करते हैं। क्लोरोफाइसी के सदस्य शैवाल में सेलुलोज की बनी कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है जिसके बाहरी सतह पर पेक्टोज की परत पाई जाती है क्लोरोफाइसी के सदस्यों में। कायिक जनन तंतुओं के विखंडन से बीजाणुओं के बनने से होता है। अलैंगिक जनन के लिए जो सामान्य परंपरा है शैवालों की जूस्पोर के द्वारा होता है, और यह जूस्पोर जो है वह फ्लैजला युक्त होते हैं। और वहीं लैंगिक जनन समयुग्मकी या विषम युग्मकी दोनों प्रकार का हो सकता है। तो यह मुख्य जो उदाहरण है क्लोरोफाइसी के सदस्यों के वह हैं कारा, क्लेमाइडोमोनास, योलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, वॉलवॉक्स। यह सभी जो हैं शैवाल वह क्लोरोफाइसी के सदस्य होते हैं। हरे शैवाल जिनमें क्लोरोफिल ए बी पाया जाता है उन्हें मुख्य रूप से क्लोरोफाइसी में रखते हैं। दूसरा मुख्य लक्षण कि पायरिनाइड मुख्य भोजन जो संचित करने वाला पदार्थ है, भोजन संचय का मुख्य माध्यम है। दूसरे समूह वाले सदस्य होते हैं फियोफाइसी। फियोफाइसी मतलब भूरे शैवाल। भूरे क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए के साथ सी, कैरोटीनॉइड और जैंथोफिल होता है। और जो ये जैंथोफिल होता है बच्चों, इसी में एक पिगमेंट पाया जाता है फ्यूकोजैंथिन। उस फ्यूकोजैंथिन के कारण ही इन शैवालों का रंग भूरा हो सकता है, हरा जैतूनी हो सकता है। इस कारण जो है यह भूरे शैवाल कहे जाते हैं।
और कारण क्या होता है उसके पीछे? क्लोरोफिल ए के साथ फ्यूकोजैंथिन का पाया जाना। यह जो भूरे शैवाल होते हैं यह मुख्य रूप से समुद्री आवास में पाए जाते हैं और यह छोटे छोटे तंतु के रूप से लेकर के बड़े सघन शाखित केल्प जो होता है सबसे बड़ा पौधा, वह भी फियोफाइसी का ही सदस्य है शैवालों में और लगभग 100 मीटर तक लंबा होता है। यह इनमें हमने वहाँ देखा था क्लोरोफाइसी में भोजन संचय स्टार्च के रूप में होता है, लेकिन फियोफाइसी में जो भोजन संचय होता है वह एक कार्बोहाइड्रेट का जटिल रूप होता है, लैमिनेरिन या मैनिटॉल, उसके रूप में इनमें भोजन का संचय होता है। तो भोजन का संचय लैमिनेरिन या मैनिटॉल के रूप में फियोफाइसी में होता है। सेलुलोज से बनी कोशिका भी इसमें भी पाई जाती है, लेकिन उसके बाहर जो कवर होता है वो एल्जिन का जिलेटिनी स्तर पाया जाता है। वहाँ पे हमने देखा था कि पेक्टोज की कवर पाई जाती है, लेकिन फियोफाइसी में एल्जिन का जिलेटिनी स्तर पाया जाता है। तो यह अंतर होता है क्लोरोफाइसी से। इसके पौधे जो होते हैं वो किसी आधार से जुड़े हुए होते हैं और देखने में लगता है कि यह वृंत तथा पत्ती के आकार की संरचना है और यह प्रकाश संश्लेषी भाग इनका होता है पौधे का, जो वृंत और पत्ती के आकार की जो संरचनाएं पौधे में दिखाई देती हैं। अलैंगिक जनन कायिक विखंडन या नाशपाती के आकार वाले 2 जूस्पोर के द्वारा होती है। फ्लैजला पाया जाता है जूस्पोर में, लेकिन जूस्पोर में फ्लैजला में थोड़ा डिफरेंस होता है क्लोरोफाइसी के सदस्यों से। इनमें जो जूस्पोर होते हैं उनमें जो फ्लैजला लगा होता है वह मध्य में लगा होता है, बगल में दोनों फ्लैजला लगे होते हैं, लेकिन क्लोरोफाइसी में शीर्ष पर लगे हुए होते हैं। तो यह अंतर होता है उनके क्लोरोफाइसी की जूस्पोर में और फियोफाइसी की जूस्पोर में। लैंगिक जनन समयुग्मकी होता है, असमयुग्मकी हो सकता है, दोनों तरह का होता है। और यह जो युग्मक बनते हैं वह भी नाशपाती के आकार के होते हैं, जिनमें पार्श्व साइड में वैसी जूस्पोर की तरह ही फ्लैजला लगे हुए होते हैं। तीसरा समूह होता है रोडोफाइसी का। रोडोफाइसी के जो सदस्य होते हैं उनकी यह विशेषता होती है कि यह समुद्री जल में ही मुख्य रूप से पाए जाते हैं और इन्हें लाल शैवाल के नाम से जाना जाता है। लाल रंग इनका क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल ए के साथ एक वर्णक पाया जाता है जिसे कहते हैं आर-फाइकोएरिथ्रिन। वह आर-फाइकोएरिथ्रिन ही इनके लाल होने का कारण होता है और यह उथले या गहरे दोनों तरह के समुद्री जल में पाए जाते हैं। इनका थैलस बहुकोशिकीय होता है और इनमें जो भोजन संचय होता है वह एक नए तरह का स्टार्च होता है जिसे फ्लोरिडियन स्टार्च कहा जाता है। उसके रूप में इनमें भोजन संचय का कार्य होता है। यह फ्लोरिडियन स्टार्च बच्चों एमाइलोप्रोटीन या ग्लाइकोजन के समतुल्य होता है, उसी प्रकार की संरचना का होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। कायिक जनन वही शारीरिक विखंडन और अलैंगिक जनन जो है अचल स्पोर द्वारा होता है। लैंगिक जनन सिर्फ विषम युग्मकी प्रकार का होता है और यह इनके जो मुख्य सदस्य होते हैं वो पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा तथा जेरेडियम ये सब हैं। तो यह शैवाल होते हैं। अगला समूह हमने पढ़ा ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? ब्रायोफाइट्स के क्या लक्षण होते हैं यह जान लें। यह 2 तरह के ब्रायोफाइट्स होते हैं, एक होता है मास, दूसरा होता है लिवरवर्ट। यह नम और छायादार स्थानों पर उगते हैं। इन्हें पादप जगत के उभयचर कहते हैं क्योंकि ये रहते तो स्थल पर हैं, लेकिन इनके जनन के लिए जल बहुत ही आवश्यक होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ब्रायोफाइट्स के बारे में कि यह सबसे पहले अनुक्रमण करने वाले पौधे होते हैं। मतलब ऐसी जगह पे उगते हैं जहाँ पे सामान्य रूप से पौधे उग नहीं पाते हैं और वहाँ पे उगने के बाद उस जगह को अन्य पौधों के उगने की योग्य मिट्टी वहाँ की बना देते हैं। चट्टानों पर भी उग जाते हैं तो उसे तोड़कर मिट्टी के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो अनुक्रमण करने वाले सबसे पहले पौधे होते हैं या उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका शरीर शैवाल की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा डिफरेंशिएट होता है, अधिक विभेदित होता है। इनमें थैलस की तरह संरचना होती है और यह थैलस जो है उसके अलावा एक सीधी संरचना भी पाई जाती है कुछ ब्रायोफाइट्स में। एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय दोनों तरह की मूल आभास पाई जाती हैं, जड़ के जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इनमें वह जो जड़ जैसी संरचनाएं होती हैं उन्हें हम मूलाभास या रूट लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। वह रूट लाइक स्ट्रक्चर जो होती हैं मूलाभास, वह एक कोशिकीय हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। इनमें वास्तविक जड़, तना और पत्ती नहीं होते हैं, बल्कि उससे मिलते जुलते मूल सम, पत्ती सम और तना सम संरचनाएँ पाई जाती हैं। इनका पूरा पादप शरीर हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है, जो कि युग्मक उत्पन्न करता है। युग्मक जब जुड़ते हैं तो इससे युग्मकोद्भिद बनता है, लेकिन वह
मुख्य शरीर को युग्मकोद्भिद अवस्था कहते हैं। और उससे जब जुड़ता है युग्मक तो थोड़ी देर के लिए स्पोरोफाइटिक अवस्था बनती है और वह स्पोरोफाइटिक अवस्था उसी गैमेटोफाइटिक अवस्था पर ही निर्भर रहती है। लैंगिक जनन जो है वह एंथ्रीडियम होता है, पुंधानी जिसे कहा जाता है। लैंगिक जनन के लिए 2 अंग पाए जाते हैं, एक नर अंग जिसे पुंधानी कहते हैं, दूसरा मादा अंग जिसे स्त्रीधानी कहते हैं। यह दोनों बहुकोशिकीय अंग होते हैं, शैवालों में एक कोशिकीय होते हैं, स्त्रीधानी पुंधानी। एंथ्रीडियम जो है वह 2 फ्लैजिला वाले एंथ्रोजॉइड्स उत्पन्न करता है, युग्मक उत्पन्न करता है जिन्हें एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं। और यह एंथ्रोजॉइड्स आर्चिगोनियम जो कि एक फ्लास्क के आकार की संरचना होती है जिसमें एग पाया जाता है, उससे जाकर जुड़ जाते हैं और नए जाइगोट का निर्माण कर देते हैं, जिससे नए स्पोरोफाइट का जन्म होता है। जाइगोट विकसित होकर बीजाणुद्भिद बनाते हैं और बाद में स्वतंत्र होकर स्वतंत्र ना होकर इसी प्रकाश संश्लेषी गैमेटोफाइट पर ही भोजन के लिए आश्रित रहते हैं। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में मियोसिस होता है जिससे हैप्लॉइड बीजाणुओं का निर्माण होता है जो कि फिर से गैमेटोफाइट अवस्था को जन्म देता है। आर्थिक महत्व क्या होता है ब्रायोफाइट्स का? इनमें कुछ शाकाहारी पौधों, स्तनधारियों, कुछ शाकाहारी जीवों जैसे स्तनधारियों, पक्षियों, इनके भोजन के रूप में ब्रायोफाइट्स उपयोग होते हैं। इनमें एक जाति है ब्रायोफाइट्स की स्फेग्नम जिसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। यह जीवों के स्थानांतरण के लिए भी उपयोग होता है स्फेग्नम। और क्यों स्थानांतरण की? क्योंकि उसमें जल धारण की क्षमता बहुत अधिक होती है, इसलिए उसे हम पैकिंग के रूप में उपयोग करते हैं जब किसी सजीव वस्तु का स्थानांतरण हमें करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। और ब्रायोफाइट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं लीवरवर्ट, दूसरे को कहते हैं मास। लीवरवर्ट क्या होते हैं? यह लीवरवर्ट जो है इनमें जो थैलस की संरचना होती है वह पृष्ठाधर होती है। कहने का मतलब एक हिस्सा पृष्ठ जैसा दिखाई देता है, दूसरा अधर जैसा दिखाई देता है और उस पृष्ठ सतह पर पत्ती के तरह की छोटी छोटी संरचनाएं 2 कतारों में लगी हुई होती हैं। और जो अधर सतह होती है, नीचे की सतह वेंट्रल साइड, उस पर कुछ जड़ के समान संरचनाएं लगी होती हैं जो कि एक कोशिकीय होती हैं। लीवरवर्ट में जो अलैंगिक जनन होता है वह थैलस के विखंडन से या एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है अलैंगिक जनन करने के लिए जिसे जेमा कहते हैं। जेमा क्या होते हैं? जेमा कुछ हरी बहुकोशिकीय अलैंगिक जनन करने वाली कलियां होती हैं जो कि छोटे छोटे पात्रों में उसी में जमा रहती हैं, जिसको जेमा कप कहा जाता है। जेमा कप में लगी हुई रहती हैं और पृष्ठाधार सतह पर पाई जाती हैं। जेमा जब पैतृक पादप से अलग हो जाती है तो एक नए पौधे को जन्म देती है। लैंगिक जनन में नर और मादा एक ही थैलस पर या अलग अलग थैलस पर, दोनों पर हो सकते हैं। स्पोरोफाइट 3 अवस्था में विभाजित होता है। लीवरवर्ट में एक पाद होता है, दूसरा सीटा होता है, तीसरा कैप्सूल होता है। उसी कैप्सूल में मियोसिस होता है। मियोसिस के बाद फिर नया युग्मकोद्भिद उत्पन्न होता है। मॉसेस में क्या होता है? इनमें भी प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद ही होती है, लेकिन जब इसमें वो बीजाणु जन्म लेता है, उसमें अंकुरण होता है तो एक प्रोटोनीमा लाइक स्ट्रक्चर उत्पन्न होता है, एक तंतु की जैसी संरचना उत्पन्न होती है जो कि हरा रंग का शाखित धागे जैसी संरचना होती है और उसी से पार्श्व कली निकलती है जो कि ऊपर की तरफ बढ़ती है और ऊपर की तरफ बढ़ने के बाद वायवीय तने को जन्म देती है। मांस में जो कायिक जनन होता है वह तंतुओं के विखंडन से होता है, प्रोटोनीमा के विखंडन से होता है। कभी कभी उसमें मुकुलन भी दिखाई देता है प्रोटोनीमा में, जिससे नए पौधे का जन्म होता है। लैंगिक जनन में पत्तीदार प्रारूप के शीर्ष पर विकसित होता है एक कैप्सूल और इसमें जो स्पोरोफाइट होता है वह भी 3 भागों में विभक्त होता है लीवरवर्ट की तरह, पाद, सीटा तथा कैप्सूल। लेकिन जो विभाजन होता है वह लीवरवर्ट की अपेक्षा बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। कैप्सूल जो इनमें होता है वह लीवरवर्ट से अधिक विकसित होता है। यह सारी बातें होती हैं और इसके जो प्रमुख सदस्य होते हैं वह फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फेग्नम, ये सब हैं। उसके बाद हम टेरिडोफाइट्स के बारे में देखते हैं कि टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं। टेरिडोफाइट्स विकास की दृष्टि से स्थल पर उगने वाले सबसे पहले पौधे हैं। ऐसे पहले पौधे हैं जिनमें कि संवहन ऊतक, जाइलम तथा फ्लोएम पाया जाता है। तो ऐसे पौधे जिनमें जाइलम तथा फ्लोएम पाया जाता है वह पृथ्वी पर उगने वाले पहले पौधे हैं और एक समय था लगभग 350 मिलियन वर्ष पूर्व यह बहुत प्रभावी वनस्पति थे।
इसमें हॉर्सटेल तथा फर्न ये सारे पौधे टेरिडोफाइट्स में शामिल किए जाते हैं। यह भी नम एवं छायादार स्थानों पर उगते हैं, कुछ रेतीली मिट्टियों में भी उगते हैं। सजावट के रूप में इनका बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। और टेरिडोफाइट का जो मुख्य पादप हमें देखने को मिलता है वह मुख्य रूप से स्पोरोफाइट होता है, जिसमें वास्तविक जड़, तना तथा पत्ती पाई जाती है। अभी तक ब्रायोफाइट्स में ऐसा नहीं होता था। टेरिडोफाइट्स में दो प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं, एक को कहते हैं लघुपर्ण, दूसरे को कहते हैं बृहत्पर्ण। लघुपर्ण सिलेजरेना पाया जाता है और बृहत्पर्ण फर्न में पाए जाते हैं। स्पोरोफाइट में जो स्पोरेंजिया होता है वो पत्तियों की सतह के नीचे ही पाया जाता है। जिन पत्तियों पर यह स्पोरेंजिया पाया जाता है उन्हें हम स्पोरोफिल या बीजाणुपर्ण कहते हैं। टेरिडोफाइट्स में कुछ ऐसे होते हैं जिनमें स्पोरोफिल बहुत कॉम्पैक्ट संरचना के रूप में बना लेता है, सघन संरचना बना लेता है, जिसे शंकु कहते हैं, जैसे कि सिलेजनेला और इक्विसीटम। स्पोरेंजिया में जो स्पोर स्थित होते हैं उनमें स्पोर मदल सेल में मियोसिस होता है और नए बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होकर फिर से युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। युग्मकोद्भिद जो है वह भी फिर से जब उसमें से युग्मक बनते हैं तो उसमें एंथ्रीडिया नर भाग को कहा जाता है और मादा भाग में को आर्चिगोनिया कहा जाता है। इससे क्रमशः नर और मादा युग्मक उत्पन्न होते हैं। एंथ्रेजॉइड्स और आर्चिगोनिया में एग अलग अलग दोनों नर और मादा अंगों में बनते हैं और आपस में जुड़ते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। टेरिडोफाइट्स को मुख्य रूप से चार भागों में बांटा जाता है। एक को कहते हैं साइलोप्सिडा, जिसमें साइलोटोम है, लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम, सिलेजनेला, स्फेनोप्सिडा, इक्विसीटम, टेरोप्सिडा, ड्रायोप्टेरिस ये सब होते हैं। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जो कि बीज जिनके ढके हुए नहीं रहते हैं। इसमें मध्यम तथा लंबे आकार के वृक्ष और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इनमें मूसला जड़ पाई जाती है। सिकोया जो सबसे लंबा वृक्ष है वह इसी समूह का सदस्य है मुख्य रूप से। इसमें जो तने पाए जाते हैं वह शाखायुक्त या बिना शाखा के भी हो सकते हैं। पत्तियां सरल और संयुक्त होती हैं। जिम्नोस्पर्म में पत्तियां होती हैं वो अधिक नमी और ताप और वायु को सहन करने में सक्षम होती हैं। इनमें जो पत्तियों पर जो रंध्र पाए जाते हैं वह रंध्र गर्त रंध्र होते हैं, जिससे पानी की हानि कम से कम हो। और जो लैंगिक अंग होते हैं वह बीजाणुपर्णों पर लगे हुए होते हैं, बीजाणु उत्पन्न करने वाली पत्तियों पर लगे हुए होते हैं। और यह बीजाणुपर्ण संगठित होकर जो है बनाते हैं कोन, नर कोन और मादा कोन। नर कोन बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, बहुत ही सघन होता है, ठोस होता है, लेकिन मादा जो है वह थोड़ा सा सलथ और हल्का होता है। तो हवा के माध्यम से पॉलिनेशन होता है और इनके युग्मकोद्भिद और दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, नर और मादा। फिर जो जिम्नोस्पर्म में डिफरेंस है ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स से वह यह है कि इनमें नर तथा मादा दोनों ही युग्मकोद्भिद उसी स्पोरोफाइट्स से निकलते हैं और अलग स्वतंत्र रूप से दिखाई नहीं देते हैं। युग्मकोद्भिद जो होता है उसी स्पोरोफाइट पर ही जो बीजाणुधानी होती है उसी में लगा रहता है। बीजाणुपर्ण पर बीजाणुधानी पाई जाती है, उसी बीजाणुधानी में से बनता है और उसी में लगा रहता है। अलग कोई स्वतंत्र अवस्था युग्मकोद्भिद की नहीं पाई जाती है। तो इनके बीज ढके हुए नहीं होते हैं, यह मुख्य लक्षण होता है। अगला समूह होता है जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म पुष्पी पौधे होते हैं। यह इनमें फूल वाले पौधे होते हैं, आज के समय के जितने पौधे हैं। और यह दो तरह के होते हैं, एक होता है एक बीजपत्री, दूसरा होता है दो बीजपत्री। तो और जो जनन की क्रिया होती है वह भी बताया गया है कि इसमें भ्रूणकोश का निर्माण होता है, दोहरा निषेचन होता है, दो तरह के युग्मक जाते हैं। जो अंडाशय होता है एक अंडक से जुड़ता है, दूसरा दो ध्रुवीय कोशिकाओं से जुड़ता है। तो निषेचन के बाद बाकी सारी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और जो बीज होता है वह बीजांड होता है, वह बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसकी जो बाहरी कवर होती है अंडाशय जिसे कहते हैं वह फल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो यह एंजियोस्पर्म हो गए। इनमें पीढ़ी एकांतरण हम देखने को पाते हैं कि पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है इन पौधों में। पीढ़ी एकांतरण किस तरह होता है? पीढ़ी एकांतरण का मतलब है कि एक अवस्था के बाद पौधे की जीवन चक्र में दूसरी अवस्था क्रम से बदलती रहती है। एक पीढ़ी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद
फिर से पहली। तो हैप्लॉयड, फिर डिप्लॉयड, फिर डिप्लॉयड, फिर हैप्लॉयड। यह पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। यह पीढ़ी एकांतरण 3 तरह का होता है। 3 तरह के पीढ़ी एकांतरण देखने को पाते हैं। एक ऐसा होता है जिसमें हैप्लॉयड अवस्था प्रभावी होती है, उसे हम अगुणितक जीवन चक्र कहते हैं। एक ऐसा होता है दूसरा जिसमें द्विगुणितक जीवन चक्र प्रभावी होता है, जैसे कि द्विगुणितक पौधा प्रभावी होता है, जैसा कि हम एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में देखने को पाते हैं। उसे हम डिप्लॉन्टिक जो है पीढ़ी एकांतरण कहते हैं, द्विगुणितक पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। और एक तीसरे तरह का दोनों के बीच की अवस्था होती है जिसे हम अगुणितक द्विगुणितक जीवन चक्र के रूप में कहते हैं। ऐसा ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलता है। तो यह था आज का यह रिवीजन लेसन। और इसके पहले के सारे वीडियोज़ भी, अगर आपको इसमें से कोई चीज़ डाउटेबल लगती है, क्लियर नहीं होती है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं या पीछे के वीडियोज़ को देख करके उसको क्लियर कर सकते हैं। तो यह पाठ इसी के साथ पूरा होता है। अब इससे संबंधित टेस्ट पेपर आपको दिया जाएगा और उसको आपको कंप्लीट करना होगा। तो पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, और कोई डाउट होता है तो कमेंट करके हमसे उसको क्लियर करिए। बाकी मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुभकामनाएं।